अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियोपॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। बाइडेन और जी जिनपिंग की मुलाकात हुई है बुध के रोज़ और ये भी एक हिस्टोरिकल मीटिंग ही है और इस मीटिंग को हम ग्लोबल तनाजुर से इसका देखेंगे कि क्या इसकी अहमियत है। मैं आपको याद करा दूं कि चाइना और यूएस के बीच में एक बहुत बड़ी कोल्ड वॉर सी चल रही थी बिकॉज ऑफ द रीज़न के कोविड के आने से पहले ही जो ट्रम्प था, प्रेसिडेंट ट्रम्प, उसने जी जिनपिंग के खिलाफ यानी चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू कर रखी थी और तब से जब ट्रम्प की हुकूमत आई थी तो उसने ये बोला कि चाइना जो है वो हमारी इंटेलेक्चुअल थेफ्ट कर रहा है, यानी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी कर रहा है। और क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस थी, इकोनॉमिक जो उसकी पावर दुनिया भर में वो बढ़ती चली जा रही थी और वो डोमिनेट कर रहा था तमाम ग्लोबल इकोनॉमी को, और यूएस के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था कि एक वही मुल्क जिसको उसने ऊपर उठाया और उसने उसकी सारी अपनी इंडस्ट्रियल बैकयार्ड उसके अंदर लगाए और उसको उससे हर चीज़ खरीदी, उससे वहाँ पे हर चीज़ बनवाई क्योंकि उसका चीप लेबर था उस वक्त और चीप लैंड और एवरीथिंग वहाँ पे चीप थी, और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया यूएस ने भी, यूरोप ने भी और पूरी दुनिया की इकोनॉमी में भी इसका फ़ायदा पहुंचा। और लेकिन अब जबकि इस पूरे अमल को 4-5 दिहाइयाँ गुजरने को आ गई तो अब चाइना खुद से इतना पावरफुल हो गया और इतना उसने तमाम ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर और तमाम जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर इतना डोमिनेट कर लिया कि यूएस का एज स्टैंडिंग एज सुपर पावर जो उसकी पोजीशन थी वो बिल्कुल खतरे में चली गई थी, और ऐसा लग रहा था कि दुनिया के जो मामलात हैं जिनके ऊपर पहले, इससे पहले आज से 10 साल पहले यूएस की जो है वो बहुत सख्त गिरफ्त होती थी, यानी जहां उसकी जो दिल चाहता था और उसकी मर्जी होती थी उसके खिलाफ कोई मुल्क जो है वो कदम नहीं उठा सकता था। लेकिन आज जो है ऐसी सिचुएशन है कि बहुत सारे मामलात में यूएस और उसके जो एलाइज हैं उनको बैकफुट पे जाना पड़ रहा है। बहुत सारी वॉर्स जो इन्होंने शुरू की स्पेशली अरब स्प्रिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ उसमें इनके तमाम जो वॉर्स हैं उनमें एक एक करके उनको बैकफुट होना पड़ा, और उसके बाद ट्रम्प ने ये जो एक ट्रेड वॉर शुरू की चाइना के खिलाफ, उसमें उन्होंने चाइना को बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि चाइना की सारी इकोनॉमी का फायदा यूएस और यूरोप को पहुंच रहा था तो इसी ट्रेड वॉर का जो नुकसान भी इन्हीं ममालिक को ज्यादा हुआ, क्योंकि वही गुड्स जो कि चाइना से यहाँ आते थे सस्ते और बहुत सारी और फील्ड्स में मतलब चीज़ें आती थी, सिर्फ कंज्यूमर गुड नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स, बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं इंडस्ट्री के उसमें वो चाइना से ही इंपोर्ट करते थे, वो सब में जब रुकावट आ गई और जो कुछ यूरोप से और यूएस से रॉ या ऐसी चीज़ें कुछ और इंटेलेक्चुअल चीज़ें जो खरीदी जाती थी वो उसमें भी रुकावट आ गई, तो उस सारे का नुकसान चाइना को तो ज़रूर पहुंचा है, बहुत पहुंचा है, लेकिन उसका नुकसान यूएस और यूरोप को भी बहुत ज़्यादा पहुंचा है, और उसकी वजह से वो दोनों जो एरियाज हैं यानी यूएस और यूरोप वो भी रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, वो भी इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है। सो अब यूक्रेन वॉर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसमें यूएस समझ रहा था कि रशिया को मात दे के और उसकी जो पोजीशन है ग्लोबल उसको मतलब डाउन करके, और ज़ाहिर है रशिया और चाइना जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और आप समझे कि बहुत ही इस वक्त एक ऐसे फ्रेंड्स हैं और ऐसी अलायंस है जिसने दुनिया में जो दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर चला आ रहा है यूएस डोमिनेटेड, उसको बिल्कुल हिला के रख दिया था। तो इस अलायंस को तोड़ने के लिए और इन दोनों ममालिक को नुकसान पहुंचाने के लिए एक तरफ ट्रेड वॉर शुरू हो रखी थी, दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ से रशिया के खिलाफ जो जंग शुरू हुई, तो उनका ख्याल था कि उस जंग में रशिया की जो मिलिट्री पावर है वो इतनी ज़्यादा
ब्लीड हो जाएगी कि वो हर तरह से जो है वो मतलब रशिया जो है वो इकोनॉमिकली, मिलिटरली हर लिहाज से जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान का शिकार हो जाएगा। और हम इन दोनों ममालिक को, एक तरफ से रशिया को हम वीक करेंगे, दूसरी तरफ से गालिबन उनका ख्याल था कि ताइवान की तरफ से हम एक जंग शुरू कर देंगे और इन दोनों मुल्कों को तोड़-फोड़ का शिकार कर देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि यूक्रेन की वॉर में ही उन्हें कोई खातिर कामयाबी नहीं मिली। ट्रेड वॉर में उन्हें नुकसान हुआ और यूरोप को नुकसान हुआ। यूरोप के ममालिक जो हैं वो बददिल होना शुरू हो गए ट्रेड वॉर से और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हम कोई बीच का रास्ता निकालते हैं और हम जो है इनसे जो है कट ऑफ करने के बजाय हम कोई ऐसा रास्ते निकालते हैं जिसमें हम दोनों जो है पार्टीज मिल करके काम कर सकें। और इसके साथ ही यूक्रेन की वॉर में जो बिल्कुल पैदर पे नाकामी की वजह से और जेलेंस्की का बिल्कुल जो है उसका कोई लाइक स्ट्रेटेजिक उसके अंदर डेप्थ ही नहीं थी कि वो यूक्रेन की वॉर को अपनी वॉर समझ करके जीत की तरफ लेकर जाता। सो उसमें भी जो बार-बार जो उनको नुकसानात हुए यूक्रेन को, उसकी वजह से यूरोप के ममालिक एक-एक करके इस वॉर से भी मुतनफ़्फ़र होते चले गए हैं। और अब जो है ऐसा लगता है कि यूरोप के ही जो पार्टनर्स हैं, एलाइज़ हैं, उन्होंने भी यूएस को ये मैसेज दिया है कि हम तुम्हारे साथ इस तरह की वॉर में शामिल नहीं हो सकते, जिसमें तुम जो है सोच रहे हो कि तुम यूएस और रशिया को हरा दोगे और एकदम से तुम जो है वो दुनिया की सब बात जो है वो बिसात जो है अपने हाथों में दोबारा से ले लोगे। तो ये सारा कुछ क्या वाक़ई सही है जो मैं कह रही हूँ? इसका सबूत है ये बात कि बाइडेन जो है ज़ी के साथ मुलाकात करने के ऊपर तैयार हो गया है। और आप देख रहे हो कि इज़राइल और गाज़ा की जो वॉर बहुत शदीद किस्म की वॉर है। और उसमें सारे मुसलमान जो उम्मत है और स्पेशली अरब कंट्रीज़ जो हैं वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा यानी एक तकलीफ़ का शिकार हैं और वो बहुत आवाज़ इस बात पे उठा रहे हैं कि ये फौरी तौर पे सीज़-फायर होना चाहिए और फौरी तौर पे ये सब्सिडाइज़ हो जानी चाहिए वॉर। और गाज़ा के लोगों के साथ जो ज़्यादती और ज़ुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, वो ख़त्म होनी चाहिए। तो इस सारे सिलसिले में जिसमें ये समझा जा रहा था कि यूएस जो है वो बिल्कुल इज़राइल के साथ कदम-ब-कदम खड़ी है और बल्कि यूएस ही शायद वो एक पावर है जिसने इज़राइल को ये शय दी है या उसको ये ग्रीन सिग्नल दिया है कि तुम इस वॉर के अंदर कूद पड़ो भरपूर तरीके से। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस वॉर में भी शायद उनको वो कामयाबी दिखाई नहीं दे रही जिससे वो समझ रहे थे कि हम शायद अरब वर्ल्ड को जो है वो घुटनों पे ले आएँगे या फिर हम चाइना और रशिया को जो है वो किसी तरह से दबा सकेंगे। और क्योंकि उनको ये दिखाई नहीं दे रहा, इसी वजह से अब बिल आखिर बाइडेन ने ज़ी से रिक्वेस्ट की कि तुम ये समिट जो है यहाँ पर एक इकोनॉमिक समिट इसको अटेंड भी करो और मेरे साथ मुलाकात भी करो। और वाक़ई ये मुलाकात हो गई और इस मुलाकात का सबूत ये है कि मतलब इस मुलाकात से ये इस बात का सबूत मिल रहा है कि बाइडेन जो है उसको समझ में आ गई है कि चाहे वो जितनी भी न्यूकॉन जो पॉलिसीज़ के ऊपर अमल करना चाह रहा था लेकिन उसे निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा था जिसकी वजह से उसने कहा कि यार अभी फ़िलहाल के मुताबिक तो चाइना के साथ थोड़ी-सी रिप्रोचमेंट करो, थोड़ा-सा अपनी ट्रेड को मज़बूत करो, थोड़ा-सा अपने आप को इस जंगों में से बाहर निकालो क्योंकि हम लोग ये जंगें अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। यूएस के अपने ही बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं वो सोशल मीडिया पे आकर के ये बार-बार कह रहे हैं कि यूएस जो है उसने यूक्रेन की वॉर भी हार ली है और इज़राइल और हमास की वॉर में भी वो बिल्कुल नाकाम हो चुका है। यानी इज़राइल को कोई खातिर ख़्वाह कामयाबी नहीं मिल रही है और उसके जो फ़ौजी हैं वो जो गाज़ा के अंदर एंटर होने के बाद बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं और ऐसा नहीं लग रहा कि वो हमास को पकड़ सकेंगे या गाज़ा को कंट्रोल कर सकेंगे। और अगर वो वहाँ बैठे रहते हैं तो उनको बहुत शदीद नुकसान मज़ीद होगा क्योंकि इस वक़्त तक भी 160 से ज़्यादा जंगी जो टैंक्स हैं और जंगी बख्तर-बंद गाड़ियाँ वो तबाह हो चुकी हैं और आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि अगर 160 से ज़्यादा और 200 के करीब जंगी गाड़ियाँ
तबाह हुई है तो हर गाड़ी के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 तो फौजी होते हैं, लेकिन इज़राइल जो है वो ये कह रहा है कि 40 से 50 उसके फौजी अभी तक हलाक हुए हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं कि डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा फौजी इनके अभी तक मारे जा चुके हैं। तो बाइडेन और ज़ी की जो मुलाकात हुई है, ज़ाहिर है इन्होंने एकदम से ये तो नहीं किया ना कि जी हमने सारे मामलात को रिज़ॉल्व कर लिया, बल्कि उन्होंने एक डील की है कि हमारी जो मिलिट्री के आपस के ताल्लुकात थे, जो कि जब नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया था और पूरे जहाज़ों की फ्लीट के साथ वो वहाँ उतरी थी आज से डेढ़ 2 साल पहले, तो तब से उन्होंने मिलिट्री बायकॉट कर लिया था। यानी मिलिट्री जो डिफेंस के आपस के ताल्लुकात होते हैं, जनरल टू जनरल, एक वो हॉटलाइन खुली होती हैं, वो सब उन्होंने बंद कर दी थी। और ये अब उन्होंने कहा है कि हम अपनी मिलिट्रीज़ की जो आपस की कम्युनिकेशन है उसको बहाल कर देते हैं। और फेंटानिल एक ड्रग है, एक ओपिएड है, यानी नशे की दवाई है, जो कि बहुत ही यानी हेरोइन से और बाकी जो ड्रग्स होती हैं इस तरह की, उनसे 10-20 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये दवाई है। और इस दवाई कह लें या ये एक नशा कह लें, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा यानी डेथ्स, इंस्टेंट डेथ्स हो रही हैं दुनिया भर में नौजवानों के अंदर जो कि ये ड्रग्स ले रहे हैं। तो इस इन फेंटेनिल की प्रोडक्शन में कमी करने के लिए दोनों साइड्स ने जो है वो एक तो ये लाइक एग्रीमेंट किया है, और दूसरा उन्होंने मिलिट्री के चैनल्स को आपस में ओपन करने के लिए ये इन्होंने एक दूसरी डील की। यानी कि एक आप समझ लो कि ये एक खैर सगाली का ही आप समझ लो मुलाकात है। और बाइडेन ने बल्कि इस मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उसने होल्ड की उसमें उसने कहा कि जी एक डिक्टेटर है। और जी ने भी इस बात को महसूस किया, लेकिन उसने कहा कि चलो हम फिलहाल के मुताबिक जो है इनके साथ एक चैनल खोल रहे हैं और देखते हैं आगे आगे। और ये मैं आपको बता दूं कि जी जिनपिंग इस वक्त इतनी स्ट्रांग पोजीशन में है क्योंकि सारा मिडल ईस्ट उसके साथ अलाइड है और रशिया उसके साथ अलाइड है, टर्की उसके साथ अलाइड है। इसलिए तमाम मामलात में उम्मीद की जा सकती है कि वो अपनी शराइत पर ही लेकर आएगा यूएस को, और उनकी कोई शराइत जो है वो नहीं मानेगा। तो बहरहाल आगे आगे चल के देखते हैं कि किस तरह से ये मजीद नॉर्मलाइजेशन होती है इन लोगों के बीच में। बहरहाल इसी से रिलेटेड बहुत सारी खबरें, जिनमें से एक ये है कि यूएस के अंदर ही 400 या 500 ऑफिशियल्स, उन्होंने एक लेटर लिखा है बाइडेन को, और ओपन लेटर है, पूरे मीडिया में ये चल रहा है, जिसमें उन्होंने उनसे कहा है कि इसराइल की जो पॉलिसी है उसको उसके खिलाफ उन्होंने ये लेटर लिखा है और उसको इसराइल को और नेतन्याहू को कंडेम किया है उस लेटर में, और डिमांड की है कि फौरी तौर पे सीज फायर करवाओ और डी एस्केलेट करवाओ इस गाजा वॉर को, क्योंकि जितनी वहाँ पे जुल्म हो रहा है और डेली जो बच्चों के अमवात और मतलब जख्मियों की मतलब तस्वीरें और बच्चों के जख्मी और उनकी चलनी हुई बॉडीज की तस्वीरें जो डेली निकल रही है मीडिया में, वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और इंसानियत खराश किस्म के ये मनाजिर हैं, और लाइक दिल खराश किस्म के, मतलब इवन यूएस की जो पब्लिक है वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और उन्होंने बाइडेन को ये लिखा है। यानी एक प्रेशर आप समझ लें कि यूएस पब्लिक की तरफ से बिल्ड हो रहा है, बेशुमार प्रोटेस्ट, और वो तो हो ही रहे हैं, पूरे यूरोप में हो रहे हैं, यूएस में हो रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि ये प्रोटेस्ट को ये बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते और पब्लिक ओपिनियन को ये लोग कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन जब इकोनॉमी भी नीचे जा रही हो, जब मिलिट्री पावर भी नीचे जा रही हो, जब ग्लोबल पॉलिटिक्स में आपका की से भी ख़त्म होती जा रही है, तो फिर आपको अपने पब्लिक को तो एटलीस्ट जो है वो मुतमईन रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पब्लिक जो प्रेशर है ये इस वक्त कुछ ना कुछ काम करेगा बाइडेन और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। बहरहाल ये मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम जो कंट्रीज हैं वो भी इस वक्त खामोश नहीं बैठे हुए। डेली बेसिस पे उनके बीच में आपस में मिडल ईस्ट के अंदर टर्की के साथ, ईरान के साथ
डिप्लोमेसी जारी है। अर्दोगान जो है वो मुलाकातें कर रहा है सऊदियों के साथ, सऊदीज़ जो है MBS वो मुलाकातें कर रहे हैं। ईरान, इराक, कतर, मतलब ये सब लोग आपस में एवरी डे आपको पता चलेगा कि कोई ना कोई हाई लेवल की जो है मुलाकात हुई है। और टर्की ने तो इवन जो है कह दिया है कि इज़राइल एक टेरर स्टेट है, और वो वाक़ई टेरर स्टेट है, एक जेनोसाइडल स्टेट है और एक एपार्थाइडिक स्टेट है। यानी ये ऐसा एक स्टेट है जिसके अंदर बिल्कुल इंसानियत की जो है ना वो यानी बिल्कुल ज़ीरो पे आप ले जाओ, बल्कि माइनस पे ले जाओ, एक एंटी ह्यूमन जो है ये स्टेट है। तो बहरहाल अर्दोगान की तो मतलब बहुत शदीद किस्म की यानी MBS इतनी शदीद स्टेटमेंट्स नहीं दे पाता, ईरान भी इतनी शदीद स्टेटमेंट्स नहीं दे पाता जितना कि अर्दोगान इस वक़्त दे रहा है। तो यानी कि मिडल ईस्ट की और मुस्लिम कंट्रीज़ की जो एटलीस्ट जो है वो स्टेटमेंट्स जो है वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं डेली बेसिस पे। और ये मैं आपको बता दूँ कि अम, अ, इस वक़्त मैं आपको ये कुछ 1-2 न्यूज़ इससे रिलेटेड ये बता रही हूँ कि यूएस ने इज़ क्वाइटली सेंडिंग इज़राइल मोर एम्यूनिशंस एंड मिसाइल्स। ये बिल्कुल आज के कुछ दिनों पहले ये एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था ब्लूमबर्ग ने, और उन्होंने ये बोला था कि जो एक एक्सपर्ट है उसने ये बोला कि पहले दिन से ही, जब से ये वॉर शुरू हुई है तब से नियरली डेली बेसिस के ऊपर आर्म्स जो है वो आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं इसराइल के अंदर यूएस की तरफ से। और वो यूएस इज सप्लाइंग शेल्स फॉर अपाची गनशिप्स एंड बंकर बस्टर munitions, यानी कि मिसाइल्स और जो शेल्स हैं जो कि ये जहाज़ों से फायर की जाती हैं और ये जो रॉकेट लॉन्चर्स के अंदर यूज़ होती हैं, ये पहले दिन से ही यूएस की तरफ से सप्लाई आना शुरू हो गई। यानी आप ये समझे कि यूएस इज़राइल के साथ कदम ब कदम साथ खड़ा है। और बहुत पहले भी मैंने आपसे ये कहा पिछली पॉडकास्ट में कि ऐसा लगता है कि यूएस ही वो ताकत है जो इज़राइल को कह रही है कि इस वक़्त तुम इस जंग को जो है ना तूल भी दो और इसको मतलब मज़ीद इसमें सख्ती भी लेकर आओ, ताकि हम मिडल ईस्ट के ऊपर प्रेशर डाल सकें या मिडल ईस्ट को इस वॉर में कूदने पे मजबूर कर दें। और अगर मिडल ईस्ट के कंट्रीज़, ये पूरा रीजन इसमें इन्वॉल्व हो गया तो फिर हमें भी बहाना मिल जाएगा कि हम पूरे जो है मिडल ईस्ट के साथ एक नए सिरे से वॉर शुरू कर दें। तो लेकिन अब आप देख रहे हो कि मिडल ईस्ट के जो लोग हैं और मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो बिल्कुल बेचैन तो बहुत हैं, तकलीफ़ में तो बहुत हैं, लेकिन वो रिस्ट्रेंट का जो मुज़ाहरा कर रही हैं। हमारे सोशल मीडिया में तो यही बार-बार कहा जाता है कि मतलब ये हमारी बुज़दिली है, ये हमारी यानी कि कमज़ोरी है। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि अगर इस वक़्त इस जंग में कूद जाएँ तो एक जो यूएस को जो नाकामी का वो सामना है वो चेंज हो जाएगा सिनेरियो, और मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर जो है वो बेशुमार तबाही आएगी, क्योंकि ये तमाम एलाइज़ मिल कर के तमाम ईरान पे भी हमला करेंगे, टर्की पे भी हमला करेंगे, इराक, सीरिया इन पे भी दोबारा से हमला करेंगे, और इज़राइल और मतलब इजिप्ट पे भी ग़ालिबन करेंगे। तो इस तरह से मुस्लिम कंट्रीज़ को ये पता चल रहा है कि अगर वो इस वक़्त ये एक जज़्बाती एक्ट करेंगे, तो हो सकता है कि पूरा मिडल ईस्ट और पूरा मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं वो दोबारा से एक अरब स्प्रिंग की तरह एक दोबारा से एक स्पेल के अंदर चले जाएँ। तो लिहाज़ा अगर इस वॉर को दूसरे तरीकों से कम किया मतलब सब्सिडाइज़ किया जा सकता है तो वो भी एक बेहतर लाहेअमल हो सकता है। इसी सिलसिले में मैं आपको ये 1-2 न्यूज़ बता रही हूँ कि ये रॉयटर्स ने और टेलीग्राफ ने ये दोनों ने ये 2 दिन पहले ये न्यूज़ निकाली। हालाँकि ये इस्माइल हानिया और रईसी की मुलाकात तो ग़ालिबन 2-3 हफ़्ते पहले 2 हफ़्ते पहले हुई है। मगर उन्होंने ये खबर निकाली है कि जब ये मुलाकात हुई थी, उस वक़्त जो है रईसी ने और ख़ुमैनी ने कह दिया था इस्माइल हानिया से कि हम इस जंग में नहीं उतरेंगे, और ये तुम लोगों ने जो हमास ने जो अटैक किया, उन्होंने हमें तो बताए बगैर ही अटैक किया और हमें तो पता ही नहीं था इस बात का, लिहाज़ा क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया तो हम इस वॉर में तुम्हारे साथ शामिल नहीं होंगे। लेकिन ये एक झूठ इसलिए लग रहा है क्योंकि ये अगर 2 हफ़्ते पहले ख़मीनी ने ये कहा होता तो फिर ईरानियन बैक्ड जो हिज़्बुल्लाह है वो क्यों भरपूर तरीके से
अटैक कर रहा होता नॉर्थर्न लेबनान के अंदर डेली बेसिस पे, और होती जो मिलिशियाज हैं जो कि ईरानियन बैक्ड हैं, वो क्यों डेली जो है वो कुछ ना कुछ हमले इजरायली शहर इलाद पे कर रहे हैं, रेड सी पे गुजरने वाली शिप्स के ऊपर कर रहे हैं, तो वो क्यों ऐसा करते? तो ये एक फेक न्यूज़ है जो कि रॉयटर्स ने भी निकाली और साथ में टेलीग्राफ ने भी ये निकाली हुई कि ईरान टेल्स हमास इट विल नॉट एंटर द वॉर विद इजराइल। सो ऑफ कोर्स ये बात तो समझ में आ सकती है कि वो खुद से अपनी जहाज लेकर और अपने फौजियों को जो आर्म उनकी यूनिफॉर्म फौज है उसको तो वहाँ शायद नहीं भेजेंगे, लेकिन उनके जितने भी मलेशियाज हैं वो डेफिनेटली इस बात के लिए तैयार भी हैं कि वो इस जंग में कूद पड़ें, और वो प्रैक्टिकली इस जंग में हमास के साथ मिलके डेली जो है इनकाउंटर कर रहे हैं और जंग कर रहे हैं। सो ये आप देखें कि उनकी न्यूज़ जो मीडियाज़ हैं वो किस तरह से न्यूज़ को ट्विस्ट करती हैं और न्यूज़ को अपने उसमें इस्तेमाल करती हैं। और मैं आपको बताऊं कि पूरा जो वेस्टर्न मीडिया इस वक्त इस तरह की खबरों को सामने ला रहे हैं कि हमास को शिकस्त हो रही है, बहुत बुरी शिकस्त हो रही है, और वो क्यों ऐसे कर रहे हैं, ऑल्दो कि ये मतलब एंटी ह्यूमन किस्म की बातें हैं जो हमास के खिलाफ अगर आप करें, लेकिन वो इसको प्रोटे करेंगे नहीं, इतना बड़ा झूठ को लेकर के उसको सच बनाकर सामने लेकर आना। तो इसी तरह से ये जो ईरान वाली खबर है, ये भी कोई इतना बड़ा झूठ नहीं है जिसको वो इजीली कैरी ना कर सकें। ये उनके लिए बहुत ईज़ी है ये इस तरह की हरकतें करना। बहरहाल मैं आपको ये चीज़ एक दफ़ा दोबारा रिमाइंड करवाना चाह रही हूँ कि यूएस और यूरोप दोनों इस वक़्त एक इकोनॉमिक रिसेशन का शिकार हैं। 2008 से जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन आया था, उससे अभी तक ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर नहीं कर पाई है। उसी के बीच में चाइना यूएस ट्रेड वॉर भी आ गई, उसी के बीच में कोविड के भी 2-3 साल आ गए, और उसी के साथ अभी तक यानी ग्लोबल रिसेशन में से ना चाइना निकल पाया है और ना ही यूरोप और ना ही यूएस। और ये आप देखें कि ये मैं आपको ब्लूमबर्ग की न्यूज़ शेयर कर रही हूँ जो कि उसने 2022 के एंड पर लाइक दिसंबर में ये निकाली थी कि इकोनॉमिस्ट प्लेस 70% चांस कि यूएस रिसेशन इन 2023, कि यूएस जो है 2023 में रिसेशन में ही रहेगा। और अब अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि 2024 के लिए भी यही प्रेडिक्शन है कि यूएस डेफिनेटली एक बहुत बड़ी रिसेशन में जाने लगा है, और वो अकेला नहीं जा रहा इसके अंदर, बल्कि यूरोप जो है यूरोपियन जोन sinks into recession as cost of living taking its toll। यानी ये 2022 की ये भी मैं आपको बताऊं कि 2023 जून की ये एक आर्टिकल है, और अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो आपको आज भी इस तरह की मिलेंगी बहुत सारी न्यूज़ के यूरोप और यूरोप जोन के जो कंट्रीज हैं वो रिसेशन की तरफ जा रहे हैं और उनकी इकोनॉमिक डाउनफॉल हो रहा है। इवन जर्मनी जो कि उनके सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्गेस्ट लाइक इकोनॉमी है, उसने जो है रिसेशन का उसका ऐलान भी एक तरह से हो चुका है, और उसकी मतलब कि ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में चली गई फर्स्ट टाइम इन सो मेनी डेकेड्स। सो ये इस पूरे तनाजुर में अगर आप देखें कि जी और बाइडेन की जो मुलाकात हो रही है उसमें डेफिनेटली चाइना को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि चाइना की भी इकोनॉमी इस वक्त बिल्कुल मतलब ख़तरे में है, और बाइडेन को भी और यूएस और यूरोप पूरे मतलब इनको एक इस तरह का एक रास्ता मिलेगा दरमियानी, जिसमें ये अपनी इकोनॉमीज़ को दोबारा से स्ट्रेंथन करें, मिलिट्रीज़ को दोबारा से स्ट्रेंथन करें, और जो इन्होंने आपस में वॉर करनी है, एक वर्ल्ड वॉर, उसको 10 साल या 20 साल या 30 साल आगे को धकेल दिया जाए। तो लेट्स सी, होप करते हैं कि ये ह्यूमैनिटी के लिए एज अ होल ये बेहतर मुलाकात साबित हो। थैंक यू।